नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। हम कर रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हमारा चल रहा है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के अंतर्गत सबसे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव किया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किया, फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करी, जिसमें पहला था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा हमारा था विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा हमारा टॉपिक है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई बिंदु विद्युत द्विध्रुव के ना तो अक्ष पर स्थित है ना ही निरक्ष पर स्थित है, वह किसी इन दोनों के बीच में कहीं पे भी स्थित है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसकी कैलकुलेशन आज हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही गौर से समझना पड़ेगा, बहुत ही गौर से आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए सबसे पहले हम एक द्विध्रुव लेते हैं। मैं इसी चित्र को दोबारा से आपको बना के बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए भी ये चित्र बना कैसे। तो इसमें क्या किया है, हमने एक द्विध्रुव लिया है ए बी द्विध्रुव लिया। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से आध दूरी पर स्थित P बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। क्या ज्ञात करना चाहते हैं? आर दूरी पर स्थित इस बिंदु, ये कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं और बिंदु P तथा O को मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड द्विध्रुव के अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। और हमें पता है कि किसी भी द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है ऋण आवेश से धनावेश की तरफ होती है, तो हम इस तरफ मान लेते हैं P वेक्टर है। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। P वेक्टर क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। इस दिशा, इस तरफ द्विध्रुव आघूर्ण है और इस द्विध्रुव आघूर्ण का हम घटक लेते हैं इस दिशा में, जो कि इसके साथ थीटा कोण पे है, और जो भी घटक थीटा कोण पे होगा वो होगा P कोस थीटा। तो इस डायरेक्शन में है P कोस थीटा, और इसके लंबवत यानी कि 90 डिग्री पर इस दिशा में एक घटक होगा P साइन थीटा। क्या होगा? P साइन थीटा। ये चित्र कैसे बना है, एक एक चीज को मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। तो देखो, हमने क्या किया, इस तरफ P था तो हमने ये द्विध्रुव मान लिया। अब हमने दो द्विध्रुवों की कल्पना करनी है। इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और यहां पे मान लेते हैं दूसरा द्विध्रुव। जिसका नाम है E और F। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं और यहां पे मान लेते हैं तीसरा द्विध्रुव, यहां पे प्लस आवेश। तो समझे एक बात से, हमने इसके कारण माना है क्योंकि जब इस दिशा में क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, तो ये द्विध्रुव होना चाहिए, ये द्विध्रुव होना चाहिए। तो इसको हमने द्विध्रुव लिया है ठीक इसी दिशा में। इसी प्रकार इस दिशा में क्या है, P कोस थीटा है,
जिस प्रकार ये P वेक्टर है तो हमने इसको क्या लिया था, द्विध्रुव। ठीक इसी तरीके से इस दिशा में क्या है, P कोस थीटा है, तो हमने इसको और इसको क्या मान लिया, द्विध्रुव मान लिया। इसको हमने लिख दिया CD। चित्र समझ में आ रहा होगा। ये सारी बात हमारे समझ में आ गई। और यहां पे आते हैं हम अब इस द्विध्रुव के कारण यहां पर देखो भाई, ये द्विध्रुव है और ये द्विध्रुव का क्या है, अक्ष। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहती है ऐसे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहती है ऐसे। हम इसको लिख देते हैं ER से, ER वेक्टर से, बिंदु P पर। देखो हमने जो किया था अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा एक ही दिशा में रहती है, इस कारण से मैंने इसको ये लिख दिया। अब बात करते हैं हम इसकी, इस द्विध्रुव EF की, द्विध्रुव EF की बात करते हैं। तो इसके कारण ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा है ये होगी यही, क्योंकि ये द्विध्रुव है तो द्विध्रुव से माइनस से प्लस की तरफ दिशा, ये द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो इस तरफ इसकी ये डायरेक्शन है, दिशा है। अब हम बात करते हैं इस द्विध्रुव की। इस द्विध्रुव के ये जो बिंदु P है निरक्ष पर स्थित है, ये द्विध्रुव, ये इसका मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा है, और लंबवत रेखा को हम बोलते हैं निरक्ष। और ये निरक्ष पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होनी चाहिए, मैं 2 पॉइंट दे देता हूं, इधर दे देता हूं T, इधर दे देता हूं S। किस तरफ होनी चाहिए, S की तरफ होनी चाहिए या T की तरफ, आप अपने कमेंट में लिखें जल्द से जल्द। नकल मारनी है, चित्र बना हुआ है, चित्र देखना है, लेकिन रीजन पता होना चाहिए। नकल मारना तो बहुत आसान है, रीजन पता होना चाहिए। एस की तरफ, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बोलेंगे एस, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने जवाब दिया। अब अपने को समझना है, हमने पढ़ा था निरक्ष के कारण विद्युत, निरक्ष पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो इसके विपरीत होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। ये रीजन भी हमें पता होना चाहिए, ये रीजन भी, ये कारण भी हमें पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई ये, और इसको मैं लिख देता हूं ई इक्वेटर, ई इक्वेटर लिख देता हूं। अब ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो इसकी हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इस कोण को हम ले लेंगे थीटा। क्या ले लेंगे, थीटा नहीं, कोई नया नाम दे दो, अल्फा दे दो, नया नाम, अलग कोण होगा ये, इसके बराबर नहीं होगा, ये अलग कोण होगा, इसलिए इसको अल्फा दे दिया। ये बात हमारे समझ में आ गई होगी बढ़िया से। इस चित्र को हमने समझना था, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके बारे में आगे दोबारा से एक एक बिंदु पे लिख लिख के चर्चा करेंगे। मिटा देता हूं मैं इसको, चित्र वो बना हुआ है, आपको ये समझाना था चित्र कैसे बना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखना है, चित्र में दिखाए अनुसार ए बी कोई द्विध्रुव है जिसकी दिशा, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ए बी दिशा में है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को हम 2 घटकों में विभाजित करते हैं, और हम इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण को 2 घटकों में विभाजित करते हैं। एक बिंदु O व P को मिलाने वाली रेखाखंड या रेखा के अनुदिश घटक लेते हैं,
वो घटक होता है पी कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्यों कोस थीटा होता है? जिस घटक के साथ ये कोण थीटा बनाता है उस घटक को हम बोलते हैं पी कोस थीटा, और जिसके साथ कोई कोण नहीं बनता उसको हम बोलते हैं पी साइन थीटा। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? इसके बाद में किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए हम दो द्विध्रुवों की कल्पना करते हैं। पहला है CD, दूसरा है EF। पहला है CD, दूसरा है EF। अब मैं यहां लिख देता हूं P कोस थीटा घटक के कारण बिंदु P पर, इसको थोड़ा अलग लिख दे ताकि इसमें मैचिंग, इसको कोई और नाम दे देते हैं। क्यू कहीं नहीं आया ना, यहाँ क्यू दे देते हैं। चलो क्यू दे देते हैं, क्यू पॉइंट, ताकि इसके साथ मिला लो। इस यहाँ पे क्यू दे देते हैं। क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए किसके कारण कर रहे हैं? पी कोस थीटा के कारण कर रहे हैं। पी कोस थीटा इसी डायरेक्शन में, और किस द्विध्रुव के कारण है? इस द्विध्रुव के कारण है। तो इस द्विध्रुव के किस बिंदु पर स्थित है? अक्ष पर स्थित है या निरक्ष पर स्थित है? ये बिंदु जल्द से जल्द लिखें। ये जो बिंदु Q है, CD द्विध्रुव के किस बिंदु पर स्थित है? अक्ष, निरक्ष, पता नहीं भी लिख देते हो। कमेंट मैंने खोल रखे हैं। जल्द से जल्द करें ताकि आगे चल पाए। टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवाराम चौधरी कह रहा है निरक्ष पे, क्या सही माना जाए? तो देवाराम चौधरी को थोड़ा सा समझना चाहिए भाई। ये देखो, ये है CD, मतलब ये द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो अक्ष पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा? अक्ष पर। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु Q क्या है? अक्ष पर स्थित है। अतः तीव्रता क्या होनी चाहिए? वैसे तीव्रता का सूत्र होगा अक्ष के लिए E के लिए EX लिख दो, अक्सिस। EX के लिए हम लिखेंगे 2kp r3, 2kp r3। ये हमने अक्ष के लिए लिखा था, लेकिन हमारे पास P की जगह क्या है? P कोस थीटा है। तो हम इस सूत्र को नहीं लिखेंगे। इसको तो एक बात समझाने के लिए लिखा है आपको कि हमने पीछे जो ज्ञात किया था ये था। तो हमने लिखना क्या है? EX इज इक्वल टू 2kp कोस थीटा अपॉन r3। सिर्फ हम परिमाण लिख रहे हैं। सिर्फ हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं? हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना चाह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। देखो भाई, बढ़िया से समझना है। इस CD द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु Q पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इस हेतु सूत्र होता है EX इज इक्वल टू 2kp r3 होता है। सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं तो ये होता है। तो
हमारे पास यहां P नहीं है, यहां P कोस थीटा है, इसलिए P की जगह हमने क्या लिखा, P कोस थीटा लिखा, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहां पे लिख देना, थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे बढ़िया रहेगा। द्विध्रुव कौन सा, CD के कारण, CD के कारण है, ठीक है। CD के P कोस घटक के कारण Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक इसी तरीके है द्विध्रुव कौन सा, EF के कारण बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भाई, ये है, हम EF की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, EF की बात कर रहे हैं। तो ये है EF, और EF के ये जो बिंदु है P, ये Q बिंदु इस अक्ष के लंबवत है, और लंबवत है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, ये होगा E क्यों लिख रहे हैं, इक्वेटर यानी कि निरक्ष। कल हमने P लिखा था, परपेंडिकुलर लिख लिया था, कोई बात नहीं, EQ लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू, इसके लिए देखो भाई, इक्वेटर के लिए सूत्र हमारा होता है KP बटे में R क्यूब, KP बटे में R क्यूब। अब हम P की जगह क्या लिखेंगे, KP कोस थीटा बटे में R क्यूब, इक्वेशन नंबर 2। ये चीज समझ में आ गई होगी, इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ये दो इक्वेशन समझ में आ जाए उसके बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज को हम बढ़िया से समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अभी मेरे को इक्वेशन याद करानी है, आपने करानी है। अब देखो भी, ये देखो EQ इस तरफ है, ये EX इस तरफ, तो हम इसका परिणाम ही लेंगे। हमने पिछले साल पढ़ा था सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम इसमें अप्लाई होगा, और समांतर चतुर्भुज नियम अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, E मोड ऑफ E वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिख देना समांतर सदिश संयोजन के, किससे, सदिश संयोजन के समांतर चतुर्भुज नियम से लिख देना, और ये चीज लिख देना EX वेक्टर का होल स्क्वायर इज प्लस EX लिखना भाई, EX लिखना अक्सियल, या EQ लिख देना, इसका वेक्टर लगा देना और स्क्वायर लगा देना। बोर्ड बड़ा होना चाहिए, बोर्ड छोटा है, बहुत सी चीजें मिटानी पड़ जाती हैं। तो इससे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E स्क्वायर इज इक्वल टू EX स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। और इससे हमारे पास E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट EX स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5, और 5 मैं ऐसे लिखता हूं, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण
3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, आप लिख लेना भाई, पूरा नहीं लिखा जा रहा, रखने पर। तो देखो भाई, मान रखते हैं अपने, ई यहाँ पे है, मान बड़ा है, मान बड़ा है तो बड़ा रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा आएगा 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, इसके बाद में ये जो है इसको लिखेंगे kp साइन थीटा बटे में आर क्यूब होल स्क्वायर। दोनों के हमने मान रख दिए। समीकरण 1 में Ex का मान दिया गया था और समीकरण 2 में EQ का मान दिया गया था, ये दोनों मान रख लिए। अब देखो इस समीकरण के अंदर kp आर क्यूब दोनों में है और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम अंडर रूट से बाहर डायरेक्ट लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते तो एक बार समझ लो भाई, हम और तरीका से इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख दे पहले, k स्क्वायर p स्क्वायर r 6, ये कॉमन आ गया। हमारे पास अंदर क्या रहा, kp बाहर आ गया, r क्यूब बाहर आ गया, तो हमारे पास रहा 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस, इधर से भी kp और r क्यूब बाहर आ गया, तो हमारे पास रहा साइन थीटा का स्क्वायर। इतनी बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। तो देखो भाई, हमने इसमें से दोनों में से कॉमन लिया और स्क्वायर लगे होने के कारण इस पे भी स्क्वायर आएगा, इस पे भी स्क्वायर आएगा, ये पावर 6 हो जाएगी। अब देखो हम इनको लेते हैं बाहर, तो बाहर लेंगे तो पावर आधी हो जाती है, तो 2 है तो 1 हो जाएगी, तो kp लिखा जाएगा बटे में r की पावर 3 आ जाएगी, 6 की आधा 3 हो जाएगा, बटे में हमारे पास रहेगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बार दे देते हैं। कितना, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछें जरूर, आप कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप पे डाल दें, सर यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया था, अगली क्लास में ये चीज आपको दोबारा से समझाने का प्रयास करेंगे। और एक बात ये, आप पढ़ते वक्त या क्लास लगाते वक्त अपने भाई बहन माता पिता से थोड़ा दूर बैठें, ताकि बीच में बातचीत ना हो, क्लास डिस्टर्ब ना हो आपकी, तो आप अलग से बैठें। अब कुछ ये कहते हैं सुनाई नहीं देता, तो बीच में तो अथाई लग जाते हो, सुनाई कैसे देगा। तो ये जो अथाई होती है बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन अच्छी रहती है, लेकिन हर जगह अच्छी नहीं रहती। तो अपने को थोड़ा दूरी बना के रखनी है। दूरी इसलिए कि क्लास लगा रहे हैं, डिस्टर्बेंस ना हो, ऐसी दूरी नहीं बनानी कि परमानेंट दूर हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो देखो भाई, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमारे पास अब मारवाड़ी में हिसाब कर रहे हैं अपने, हमारे पास 4 बेटे हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूं इसको 3 + 1। तो देखो भाई, E = kp बटे में r क्यूब अंडर द रूट, ये आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब ये भेद है, ये क्या है, भेद है। हमने 3 भेद तो अलग कर दी, एक भेद ये रही कोस स्क्वायर थीटा। देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बीच में भेद और आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे काम आ जाएगा एक सूत्र में, और ऐसा सूत्र हमने पढ़ा था शायद
बहुत रटा था, बहुत याद करने की कोशिश करी थी। चूंकि यहां पे लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0 या 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा KP ओवर R क्यूब अंडर द रूट, इसका मान आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इस रिजल्ट के आधार पे हम वेरीफाई कर सकते हैं, पीछे 2 टॉपिक किए थे हमने, कौन कौन से, द्विध्रुव के अक्ष पर और द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि क्या उनके लिए सही है। अगर सही है तो ये सूत्र सही आया है हमारा, अगर गलत है तो फिर गड़बड़ है। फिर अपने देखते हैं। तो हम लेते हैं केस फर्स्ट। जब बिंदु Q, T नहीं लिख रहे हम, Q लिख रहे हैं, Q द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। देखो भाई, हमारा मुख्य जो द्विध्रुव है AB है, ये तो हमने माने थे, तो हमने AB की ही बात करनी है। अक्ष पर स्थित है, किसके, इसके अक्ष पर स्थित है ये Q बिंदु। ये Q बिंदु अक्ष पर आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तब थीटा बराबर स्थित है, लिख लेना, स्थित है, तब थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। और थीटा जब 0 डिग्री है तब E का मान निकालें, E बराबर KP बटे में R क्यूब अंडर द रूट 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर 0 डिग्री। चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, हमने बहुत याद किया था 10वीं में। इज इक्वल टू KP बटे में R क्यूब अंडर द रूट 1 प्लस 3, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कम 3, तो ये हो जाएगा। इसी से हमारे पास आ जाएगा इसकी जो वैल्यू है KP बटे में R क्यूब अंडर द रूट 4, और 4 का वर्गमूल हमें पता है 2 होता है, इसलिए E एक्सिस के इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 KP बटे में R क्यूब। ठीक इसी तरीके से ये आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो मैं मिटा देता हूं इसको और यहां पे लिख देता हूं कि निरक्ष पर स्थित हो। कहां स्थित हो, निरक्ष पर। जब ये बिंदु Q इस लाइन पे आ जाएगा, इसके इस लाइन पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा तो यहाँ पे 90 आएगा, यहाँ 90 आएगा, तो हम लिखेंगे कोस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। 0 होता है तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ आएगा, प्लस में कुछ नहीं आएगा, प्लस में एक बार 0 लिख दो, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, तो फाइनल रिजल्ट जहां 1 आ रहा है तो ये 2 नहीं आएगा, और इक्वेटर के इक्वल आ जाएगा KP अपॉन R क्यूब। तो ये था हमारा द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। सिर्फ हमने परिमाण ज्ञात किया है, और अब हम ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिशा हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो अब मेरे को 1 और 2 याद नहीं है समीकरण, कोई बात नहीं, तो उसको मैं लिखूंगा tan अल्फा बराबर, इसी से निकालो tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार होना चाहिए, लंब यानी कि इक्वेटर बटे में, तो मैं यहां पे लिखूंगा EEQ बटे में EEX। देखो भाई, यहां पे हम अगर समकोण त्रिभुज बना देते हैं तो tan अल्फा क्या होगा, ये लंब बटे में आधार, और आधार की जो वैल्यू हमारी आ रही है EX आ रही है, तो ये लिखूंगा, और इसी से वैल्यू रख देंगे अपने, इसकी वैल्यू जो आ रही थी 2EX की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही थी KP साइन थीटा बटे में R3, और उसकी वैल्यू आ रही थी 2KP कोस थीटा बटे में R3। इसको फिर हल करेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू, देखो भाई KP से KP कैंसिल आउट हो जाएगा, R3 से R3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा tan थीटा, और इसी से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा अल्फा, यही दिशा को बताता है एंगल, ये एंगल हमें ज्ञात हो जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी दिशा जो है इस तरफ है, कितने डिग्री पे है, तो वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो आज के लिए काफी है, कल नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।